जी दोस्तों, मैं हूं सोहेल मज़ारी। आसान बैंकिंग और कारोबार के इस उर्दू वीडियो चैनल में आपको खुशामदीद। हमारा एक नया सिलसिलेवार प्रोग्राम आज से शुरू होने लगा है, जिसमें हम ये देखेंगे कि किसी भी तिजारती बैंक से लेन देन या कारोबारी मकासद से मामलात को चलाने की गर्ज से बैंक के साथ जब अपना रिश्ता कायम करते हैं तो उसकी बुनियाद अकाउंट खोल कर करते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि इमारत की तामीर में सबसे पहले बुनियाद में रखी जाने वाली पहली ईंट। अब अगर बुनियाद सीधी और मजबूत होगी तो फिर इमारत भी मजबूत और काबिल भरोसा होगी। जिस तरह एक इमारत रातों रात तामीर नहीं हो जाती, इसी तरह अकाउंट खुलने के बाद बैंक से कारोबारी ताल्लुकात और मामलात भी फौरी कायम नहीं हो जाते, बल्कि उसको भी एक अरसा लग जाता है। भरोसा कायम होने में वक्त लगता है, मगर यही भरोसा जब कायम हो जाता है तो इसे टूटने या ख़त्म होने में फिर वक्त बिल्कुल भी नहीं लगता। बिल्कुल उसी तरह जैसे तामीरशुदा इमारत को गिराने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। इसी तनाज़र में अगर देखा जाए तो फिर किसी बैंक से अपना रिश्ता कायम करने का फैसला इतना आसान भी नहीं होता। यहाँ यही समझने की ज़रूरत है कि तमाम तिजारती बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रहनुमाई और बाद में वक्तन फ़वक्तन जारी होने वाली हिदायत और कवानीन के मातहत काम करते हैं, मगर उन्हें इस बात की भी इजाज़त होती है कि वो इन ज़वाबित और कायदों की रोशनी में अपनी अलग अलग पॉलिसियाँ तरतीब दें। इसी तरह हर बैंक की अलग तरजीहात होती हैं और अपने फैसलों में वो आज़ाद होते हैं। अब अगर एक बैंक की तरजीह मकामी मार्केट में थोक या होलसेल के कारोबार से मुस्तलिक है, तो फिर दूसरा बैंक सनती पैदावार को तरजीह दे रहा होता है। इसी तरह से एक बैंक का मकसद छोटे पैमाने पर कर्जों को फ़रोग देना, कंज्यूमर फाइनेंसिंग वगैरह, तो कोई और बैंक तामीराती शोबे से वाबस्तगी कायम कर रहा होता है। तिजारत और कारोबार, बस इन दोनों का एक ही मकसद होता है और वो है मुनाफा कमाना। रकम या दौलत अब किसे नहीं अच्छी लगती, मगर उसे हासिल करने या पैदा करने के तरीके अलग अलग होते हैं। अब चूंकि बैनुल-अक़वामी तिजारत में या फिर कॉरपोरेट मामलात में मुनाफा बहुत अच्छा होता है और हम इसे आसानी से यूं भी समझ सकते हैं कि एक मोहतात अंदाजे से हर $10 के कारोबार से बैंक $1 कमाता है, तो फिर इस ज़्यादा मुनाफे के हसूल की खातिर पॉलिसियों में या तरजीहात में भी नरमी कर दी जाती है। दूसरी तरफ अलबत्ता बतौर एक ताजिर या कारोबारी फ़र्द या बैंक के कस्टमर के इस बात का फिर ज़रूर ख्याल रखना होगा कि कारोबार की नौइयत और मुनासबत से किस बैंक के साथ अकाउंट खोलकर अपने माली मामलात को चलाना ज़्यादा सूदमंद होगा, फ़ायदेमंद होगा, आसानी होगी। हमारी नज़र से देखें तो तमाम बैंक अच्छे हैं और ताउन करते हैं, मगर मार्केट में ऐसे बेशुमार अफराद मिलते हैं जो अपने बैंकों से शाकी होते हैं और शिकायत करते नज़र आते हैं। अब इस शुरुआती ताल्लुकात में अपने कारोबारी मफाद को सामने रखते हुए बहुत ही एहतियात और समझदारी के साथ ये तय करना होगा कि किस बैंक में अकाउंट खोलना है और अपना काम करना है। हमारा ये सिलसिलेवार प्रोग्राम सिर्फ करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट्स या बिजनेस अकाउंट से मुतालिक नहीं होगा, बल्कि हम बैंकों में मालियात से वाबस्ता हर तरह के ऑपरेशनल अकाउंट्स भी देखेंगे। अब जैसा कि नास्ट्रो या वास्ट्रो अकाउंट, ये क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। मगर दोस्तों, याद रखने की बात है कि इन बैंकों में काम करने वाले मुलाजमीन भी हमारे पार्टनर्स हैं। हमारे वीडियोस इनके लिए भी है और यकीनन एक तरफ हमारी तरजीह जब एक आम शख्स है जिसको हमने बैंकों से कारोबारी मामलात चलाने की तरबियत और हुनर सिखाना है, तो फिर दूसरी तरफ बैंक मुलाजमीन को भी आसान तरबियत फराहम करना है। ये भी हमारे मकसद में शामिल है। खुद एतमादी और भरोसा तभी कायम होता है जब दोनों फरीक एक ही नुक्ते पर सोच रहे होते हैं। नास्ट्रो और वास्ट्रो अकाउंट, इनके अलावा हम ये भी देखेंगे कि सस्पेंस और सैंड्री अकाउंट्स क्या होते हैं। बैंकों में आमदनी और अखराजात के हवाले से इनकम और एक्सपेंस के अकाउंट खोले जाते हैं। इनसे मुंसलिक बाद में फिर प्रोविजनिंग के अकाउंट्स भी होते हैं। मेमोरेंडम अकाउंट्स होते हैं जैसा कि FCV बेनिफिट्स की सहूलत लेने वाले अकाउंट्स, कर्जों से मुतालिक मार्कअप की वसूलियाबी के अकाउंट्स जिन्हें मार्कअप रिकवरेबल और मार्कअप रिसीवेबल अकाउंट्स कहते हैं। इसी तरह से बैंकों की तरफ से कस्टमर की अदायगी से मुतालिक ऑफ बैलेंस शीट अकाउंट्स, लायबिलिटी अकाउंट्स बनाए जाते हैं।
इसके बाद फॉरेन एक्सचेंज या गैर मुल्की करेंसी के निर्खों में तब्दीली से मुंसलिक घाटे या फायदे के अकाउंट्स और बेशुमार ऐसे दीगर अकाउंट्स जिनको हम मरहलावार देखते और समझते जाएंगे। इन सब के अलावा कस्टमर के बुनियादी करंट अकाउंट्स की नौयत और कानूनी हैसियत को भी हम देखेंगे, जो कि बहुत ही ज़रूरी होगा क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन या तजाद पाया जाता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एक ज़ैली शोबे कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ने वक्तन फ़वक्तन जारी करदा सर्कुलर जो कि BSD, BPRD और CPD सर्कुलर्स कहलाते हैं, उनकी रोशनी में एक किताबचे की सूरत में बैंकों के कारोबार के हवाले से रहनुमा असूल वाज़े किए हैं और जिनकी बुनियाद भरोसा, इंसाफ, शफाफियत और एहतसाब पर है। हम इस रहनुमा किताबचे को भी बगौर पढ़ेंगे, समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे उन शराइत और ज़वाबित को लेकर जो कि बैंक में अकाउंट खुलवाते वक्त एक फॉर्म पर पहले से ही अमूमन इंग्लिश ज़बान में और अब बाद में उर्दू ज़बान में भी निस्बतन बारीक अल्फाजों में प्रिंट होते हैं, तहरीर शुदा होते हैं और बैंक का अमला कस्टमर से उन पर कबूलियत की सनद लेता है। अब हमारे मुशाहदे में है कि अक्सरियत या फिर हम कह सकते हैं तकरीबन 95% बैंक के कस्टमर्स इनको ना तो पढ़ते हैं और ना ही इनको समझते हैं, बस वो अपने दस्तखत और अंगूठे के निशान से अपनी कबूलियत की सनद दे देते हैं। और दिलचस्प बात ये होती है कि काम की ज़्यादती की वजह से या किसी और वजह से बैंक का अमला भी अमूमन उन्हें इनके बारे में ज़्यादा नहीं बताता या फिर बहुत कम बताता है। अब अगर कोई कस्टमर पूछ भी लेता है तो वो उसे फॉर्मेलिटी या ज़ाब्ते की कार्रवाई कहकर टाल देता है। बहरहाल ये ज़रूरी नौयत की शराइत और ज़वाबित होती हैं और जिनको एक आम बैंक के कस्टमर को जानना इंतहाई ज़रूरी होता है। अब अगर कोई कस्टमर इन्हें दस्तखत करने से इनकार कर दे तो फिर बैंक अकाउंट्स खोलने से मना कर देता है क्योंकि ये बैंकों के SOPs का हिस्सा होते हैं। उसका मतलब ये है कि अकाउंट खोलने से पहले कस्टमर ने ये लाजमी दस्तखत करके देने होंगे, वरना उसके बाद अकाउंट नहीं खुलेगा। तो ठीक है, हम इसे जायज़ और कानूनी अमल ही समझते हैं, मगर ये जानना कि इनमें क्या लिखा होता है और उनमें किस नौयत की शराइत होती है जिनकी हम कबूलियत दे रहे हैं, इसको समझना ज़रूरी होगा। दोस्तों, सारे मामलात इस तरह से और ऐसे इतने आसान नहीं होते। मुजरमाना या धोखाधड़ी की सोच या प्लानिंग को लेकर आने वाले लोग भी इसी दरवाजे से बैंक में दाखिल होते हैं और फिर एक मनसूबाबंदी से वो अपने मामलात को आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाते हैं। और इन सब का सबसे पहला और बड़ा हथियार बैंक के अमले का भरोसा हासिल करना होता है और इस सिलसिले में वो उनसे दोस्ती करते हैं और इस मकसद के लिए वो तोहफे और तहाइफ और दीगर ज़ाती नौयत के मफादात भी बैंक के अमले को बांटते रहते हैं। मसलन अब अगर वो रकूमात या किसी और शक्ल में नक़द तोहफा नहीं देते जिससे शक का अंसर पैदा हो तो फिर वो पुरतकल्लुफ़ दावत या पार्टी का एहतमाम करते हैं जहाँ खाने पीने का इंतज़ाम होता है। अब इस जानिब कैसे तवज्जो देनी होगी या होशियार रहना होगा, ये सब भी हम आपको बहरहाल बताएंगे। बैंक एक ऐसे इदारे का नाम है जहाँ सारा काम मालियात या रकूमात के हवाले से होता है और जहाँ रकम या रुपए पैसे की लेन देन होती है। अब ये बात तो एक हकीकत है कि जहाँ रुपए पैसे की लेन देन होगी वहाँ लालच ज़रूर होगी, ये एक इंसानी फितरत है, और जहाँ लालच आएगी वहाँ फिर फ्रॉड, गबन, धोखाधड़ी वगैरह के अवामिल भी होंगे। और इन सारे मामलात पर बैंक की इंतज़ामिया ने भी नज़र जमाई हुई होती है। अब यहाँ बैंकों में ऐसे शोबे भी होते हैं जो कि फ्रॉड, गबन या धोखाधड़ी के मामलात को रोकने में काफ़ी फ़आल या मुतहरिक होते हैं। इन सब के बावजूद कुछ ना कुछ इस तरह का सिलसिला चल रहा ही होता है जहाँ लालच अपना फिर रंग दिखा रही होती है। हमें यकीन है कि इस वक्त जब हम अपने ये वीडियो तैयार कर रहे हैं किसी ना किसी बैंक में या फिर उसकी किसी ना किसी ब्रांच में ऐसा ही कुछ ना कुछ हो रहा होगा। ज़्यादातर ऐसे मामलात फिर या तो रोक लिए जाते हैं या बेनकाब हो जाते हैं, मगर कुछ ऐसे फ्रॉड या गबन के मामलात भी होते हैं जिनको रोकना किसी के बस में नहीं होता या फिर बहुत मुश्किल होता है। हम इस तरह की चंद मिसालें पेश करते हैं जो कि इत्तफाकी तौर पे बेनकाब हुए जबकि उनको रोकने का कोई ख़ास बंदोबस्त भी नहीं था, या यूँ समझ लीजिए कि बंदोबस्त हो भी नहीं सकता था। ये सब समझने के लिए है। तो देखते हैं दोस्तों, किसी बड़ी कुदरती आफत या मुसीबत से बर्पा होने वाली तबाही से निपटने के लिए या किसी और कौमी अहमियत और ज़रूरत के हामिल प्रोजेक्ट की तामीर की गर्ज से हुकूमती सतह पर एक फ़ंड बनाया जाता है, जैसा कि ज़लज़ला मुतासरीन की इमदाद की गर्ज से कायम होने वाला फ़ंड
या फिर किसी डैम की तामीर के लिए फंड जमा करने की गर्ज से कायम कौमी सतह पर एक फंड, और आम आवाम से इसमें अतियात जमा करवाने की बाद में फिर अपील की जाती है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मार्फत तमाम तिजारती बैंकों में अकाउंट खोल दिए जाते हैं और बाद में फिर इसके इश्तिहारात भी चिस्पा कर दिए जाते हैं, जिनको देख के आम आवाम में वतन से मोहब्बत में दिलचस्पी पैदा होती है और वो अतियात बैंकों के इन खास अकाउंट में जमा करवाना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ गबन या फ्रॉड का एक मामला पेश आने का कतई मौका पैदा हो जाता है, जिसको रोकना या तो बहुत मुश्किल होता है या फिर नामुमकिन होता है। अब मिसाल के तौर पे एक शख्स एक बैंक की ब्रांच में दाखिल होता है और डिपॉजिट स्लिप लेकर उस पर अतियात जमा करने वाले अकाउंट का नंबर और नाम दर्ज करके कैश काउंटर पर रकम जमा करवा देता है। कैशियर रकम वसूल करके मोहर और अपने दस्तखत से रसीद जारी कर देता है और वो शख्स खुशी खुशी बैंक से रवाना हो जाता है। अब मुमकिन है वो शख्स बैंक का बाकायदा कस्टमर ना हो और ना ही उसने वहाँ अपना अकाउंट रखा हुआ हो। अगर होता भी तो वो कैसे इस बात की तस्दीक कर सकता था कि उसकी जमा शुदा रकम फंड्स के एहतियात में जमा हो चुकी है या फिर नहीं हुई। उसके पास तो महज एक रसीद ही है। अब अगर उसका अपना अकाउंट होता तो वो बैलेंस मालूम करके अच्छी तरह से तस्दीक कर लेता और शक की सूरत में फ़ौरन ब्रांच की इंतजामिया से रब्ता करता और अपनी डिपॉजिट स्लिप दिखाता। बहरहाल ये सब कुछ काउंटर पे बैठा हुआ कैशियर भी जानता था। उसने रसीद जारी कर दी और जैसे ही वो शख्स ब्रांच से बाहर गया उसने जमा शुदा रकम अपनी जेब में डाल ली, जैसे रकम जमा हुई नहीं हुई थी, और वो काउंटर फाइल उसने फाड़ के फेंक दी। अब अगर सुपरवाइजर ने दरियाफ्त भी कर लिया तो आराम से कह सकता है कि वो शख्स कुछ रकम खुला करवाने आया था और बाद में फिर वो चला गया। या फिर ये भी हो सकता है कि 10,000 के बजाय 1,000 रुपये जमा कर दे ताकि आज की तारीख में वो एंट्री नजर आ जाए, वगैरह इस तरह के मामला। अब अगर उस दिन कुल मिलाकर 5 एक जैसी ट्रांजैक्शन हुई थी तो वो सिर्फ 2 या 1 ट्रांजैक्शन दिखा देगा, बाकी की रकम वो अपनी जेब में डालेगा। अब चूंकि इस किस्म की ट्रांजैक्शन का ना तो ऑडिट होता है ना ही उस पर किसी ने निगाह रखी हुई होती है। अब चूंकि इस किस्म की ट्रांजैक्शन का ना तो ऑडिट होता है और ना ही पर इस पर किसी ने निगाह रखी होती है, या अगर ऐसा होता भी हो तो इतनी ज़्यादा गहराई से कोई नहीं देखता, क्योंकि यहाँ ना तो किसी किस्म की शिकायत सामने आती है और ना ही किसी रकम में हेर फेर का फ़र्क। लिहाजा ये एक महफूज और मुनासिब तरीका बन जाता है जिससे बैंक का अमला फ्रॉड या गबन कर सकता है और उसे पकड़ा भी नहीं जा सकता। तो शुरुआत हुई अतिया फंड के अकाउंट खोलने से। अब अगर यहाँ कोई केस पकड़ा भी गया तो वो महज एक इत्तेफाक होगा या फिर उस कैशियर की कमबख्ती, ना कि सिस्टम की। इस किस्म की रकूमात को बैंक की ज़बान में अनक्लेम मनी या फिर ऐसी रकम कहा जाता है जिसके दावेदार सामने नहीं आते। इसी सिलसिले में एक और मिसाल हम देख लेते हैं, और वो भी माजी में बिल्कुल एक इत्तफाकिया तौर पे पकड़ी गई थी और हमें उम्मीद है कि शायद आज भी किसी ना किसी बैंक में ऐसा हो रहा हो। इसका ताल्लुक आईटी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे से है। एक खास मुद्दत के बाद बैंक अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होल्डर या कस्टमर्स को डिपॉजिट की बुनियाद पर मुनाफा तकसीम करते हैं, और बड़े डिपॉजिटर तो मुनाफे की रकम की पड़ताल कर लेते हैं, तस्दीक भी कर लेते हैं, मगर चंद रुपयों में मिलने वाला मुनाफा अमूमन गैर दिलचस्पी का बायस होता है। अब जिस किसी के अकाउंट में महज 1,000 रुपये हों और वो पिछले 3 महीने से कोई ट्रांजैक्शन भी ना कर रहा हो तो उसके अकाउंट में 28 रुपये 25 पैसे का मुनाफा शामिल किया जाता है, तो उसे उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं होगी। अब हम इससे एक कदम और आगे बढ़ते हैं कि अगर उस कस्टमर के अकाउंट में 28 रुपये 25 पैसे के बजाय सिर्फ 28 रुपये 22 पैसे क्रेडिट किए जाएं, वसूल किए जाएं, तो वो कस्टमर कौन सा उस पर तवज्जो देगा? सिर्फ 3 पैसे के खातिर कोई तवज्जो नहीं देता। इसी इंसानी फितरत को सामने रखते हुए एक बैंक के प्रोग्रामर ने एक खुफिया प्रोग्राम तरतीब दिया और उसमें उसने एक खुफिया अकाउंट खोल लिया। अब जब बैंक के मुनाफा होल्डर्स कस्टमर या खातेदारों में मुनाफे की तकसीम का साइकिल चलाया गया तो उसने नहायत होशियारी से हर इनफरादी अकाउंट में जाने वाले मुनाफे की रकम से 3 पैसे अलहदा कर लिए, जो कि फिर उसके उस खुफिया अकाउंट में चले गए। मुनाफे की तकसीम के अमल में काउंटर बैलेंस हो गया और तकरीबन 20 या 10 लाख कस्टमर के अकाउंट्स में मुनाफे की रकम मुंतकिल हो गई। उसने हर अकाउंट के हिस्से में से सिर्फ 3 पैसे इस खुफिया अकाउंट में मुंतकिल किए और फिर यह सिलसिला चलता रहा। उसके पास इस तरह से लाखों रुपए जमा होते गए।
और फिर एक दिन उस प्रोग्रामर ने इस रकम को दरअसल में खोले गए अकाउंट में मुंतकिल कर दिए और कैश की सूरत में निकलवा भी लिए। ये अकाउंट महज इत्तफाकी तौर पे उस ब्रांच के रेजिडेंट ऑडिटर के निगाह में किसी तरह से आ गया और उसने सवाल उठा दिया कि डबल एंट्री सिस्टम में हमेशा किसी भी अकाउंट में आने या जाने वाली रकम डेबिट और क्रेडिट के भरले के बाद ही मुकम्मल होती है। इस अकाउंट में जब रकम निकलवाई गई तो इसी तरह डबल एंट्री सिस्टम के तहत या उस निज़ाम के तहत, मगर ये कैसी रकम थी जो इस अकाउंट में जमा तो हुई मगर उसकी डेबिट एंट्री नहीं बनी। अब वो ऑडिटर हिसाब किताब का माहिर था, मुसलसल तफ्तीश करता रहा मगर उसके समझ में नहीं आ रहा था कि बगैर डेबिट एंट्री के इस अकाउंट में रकम कैसे मुंतकिल हुई, जबकि उस तारीख के तमाम वाउचर्स भी चेक किए गए, नॉर्मल थे, खामोश थे। बहरहाल वो किसी ना किसी तरह ये मामला बैंक की इंतजामिया की नज़रों में लाने में कामयाब हो गया और फिर जिसके बाद बैरूनी माहिरीन की मदद से गहराई से तहकीकात हुई तो फिर मामला खुला और उस वक्त तक वो प्रोग्रामर कई लाख रुपए का चूना लगा चुका था। मगर दोस्तों, ये चूना बैंक को नहीं, उसके कस्टमर को, और उन कस्टमर या खातेदारों को जिनको उनकी परवाह भी नहीं थी, क्योंकि सिर्फ 3 पैसे का फ्रॉड। ये अनक्लेम मनी और अकाउंट का खुलना और उनके दरमियान ताल्लुक, ये सब भी महज इत्तफाकी तौर पे सामने आया, ना कि उस बैंक के सिस्टम ने पकड़ा। तो दोस्तों, हमारा यह सिलसिला मुख्तलिफ बैंकों के अकाउंट्स के बारे में होगा। अब अकाउंट खुलवाने की शराइत और ज़वाबित को लेकर हम अपनी शुरुआत करेंगे और हमारी आने वाली वीडियोस इसी मौजू से मुताल्लिक होंगी, ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा बहुत सारी मालूमात और इन्फॉर्मेशन होंगी। बहुत जल्द एक बार फिर आपसे मुलाकात करते हैं। आज के इस तारुफी प्रोग्राम में बस इतना काफ़ी। मिलते हैं एक अगली वीडियो में अकाउंट ओपनिंग के सिलसिले में। अल्लाह हाफिज़।